मैंने खाना डिलीवर करना क्यों छोड़ा? माइकल स्क्विड द्वारा। मैं कुछ महीनों से डैश डिलीवरी कर रहा हूं और मुझे यह आज़ादी पसंद है कि कोई बॉस मुझे आदेश नहीं देता। मैं अपनी कार में जो चाहूं वो संगीत चला सकता हूं, जो डिलीवरी चाहूं वो ले सकता हूं और जो पसंद न आए उन्हें छोड़ सकता हूं। पेट्रोल के खर्चे की वजह से मैं ज्यादा बचत नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी कुछ बचा रहा हूं और मुझे नए नए जगह देखने और नए लोगों से मिलने में मजा आ रहा था। ये सब तब बदल गया जब मुझे एक $150 की डिलीवरी के लिए एक नोटिफिकेशन मिला। मैंने तुरंत ही स्वाइप करके ऑर्डर स्वीकार कर लिया और फिर उसे पढ़ने के लिए गाड़ी साइड में लगा दी। मुझे पहले लगा था कि यह कोई राज्य से बाहर की डिलीवरी होगी, किसी अमीर व्यक्ति के लिए जो किसी मिशेलिन रेटेड स्पेशलिटी की चाहत रखता हो। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने पहले दूरी नहीं देखी, लेकिन फिर भी यह आसान $150 के लिए पूरी तरह से सही था। मैंने राहत की सांस ली और जीपीएस बटन दबाकर एक रेस्तरां का मैप खोला जिसका नाम डैनीज था और जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। अक्टूबर में जैसे अक्सर होता है, सूरज जल्दी डूब रहा था और जब तक मैं शहर के कम आबादी वाले कोने में पहुंचा जहां वह रेस्तरां था, तब तक मैंने अपनी लाइट्स जला ली थी। डिनर के समय सबसे अच्छे टिप्स मिलते हैं, लेकिन मुझे रात में गाड़ी चलाना पसंद नहीं है क्योंकि बिना रोशनी के रेस्तरां ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक बोल्ड तरीके से बना लोगो नियॉन लाइट में चमक रहा था। इसके अलावा मेरे मन में हमेशा से एक छुपा हुआ डर रहा है, कहीं डिलीवरी के दौरान कोई झंझट, लूटपाट या इससे भी बुरा किसी गैंग द्वारा की गई हत्या ना हो जाए। ये जितना दुर्लभ है फिर भी ऐसा हो चुका है। आप अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। जीपीएस की शांतिपूर्ण आवाज ने मुझे सतर्क किया। मैं धीरे धीरे रुक गया, उलझन में था। मैं एक अंधेरी रिहायशी सड़क पर था। दृष्टि में कहीं भी रेस्तरां का कोई निशान नहीं था। जहां डैनीज होना चाहिए था, वहां दो घरों के बीच एक अंधेरा खाली स्थान था। मैंने फिर से जांचा, यहां तक कि डिलीवरी ऐप के बाहर भी मैप्स में रेस्तरां का नाम टाइप किया, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद यह कोई गड़बड़ी थी। 30 मिनट की डिलीवरी के लिए $150 मिलना सच होने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने लंबी सांस ली और ऐप में ट्रबल शूटिंग मेन्यू खोजने लगा। तभी मेरी पैसेंजर साइड की खिड़की पर जोरदार थप्पड़ की आवाज ने मुझे चौंका दिया। एक आदमी मेरी कार के बाहर खड़ा था, उसका हाथ शीशे पर दबा हुआ था। मैंने खिड़की थोड़ी सी नीचे की, बस इतना कि उसकी आवाज सुन सकूं। तुम डिलीवरी ड्राइवर हो? उसने पूछा और मेरा गला सूख गया। मैं हाँ कहना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे दिमाग में बार बार पिस्तौल निकालने और गोली चलने का दृश्य घूम रहा था, लेकिन वह काफी हानिरहित लग रहा था और उम्र में भी बड़ा था। 50 के आसपास, पीछे से झड़ते बाल, दुबला पतला शरीर, गैंग में शामिल होने वाले टाइप का बिल्कुल नहीं लग रहा था। मुझे पूरा यकीन था कि आजकल हर कोई जानता है कि डिलीवरी ड्राइवर कैश लेकर नहीं चलते। हाँ, मैं डेनीज रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ, क्या ये यहीं कहीं है? उस आदमी ने मुझे खाली नजरों से देखा और फिर अपना दूसरा हाथ उठाया। जैसे ही मैंने एक बड़ा प्लास्टिक बैग देखा, दिमाग में गोली लगने का डर तुरंत गायब हो गया। मैंने राहत की सांस ली और खिड़की नीचे कर दी। डिलीवरी स्वीकार कर ली। ये बड़ा था, जितना मैं आमतौर पर डिलीवर करता हूँ उससे कहीं ज्यादा बड़ा। आमतौर पर मुझे 1 या 2 स्टायरोफोम कंटेनर मिलते हैं, साथ में एक ड्रिंक भी। प्लास्टिक की थैली के अंदर एक स्टेपल की हुई कागज की थैली थी जो लगभग ऊपर तक भरी हुई थी। इसे स्वीकार करने के लिए मुझे दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। मैंने यात्री सीट पर आश्चर्यजनक रूप से भारी भोजन रख दिया। कुछ पल तक उसे घूरने के बाद उसने फिर से ऊपर देखा। धन्यवाद। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वह आदमी पहले ही कुछ गज पीछे जा चुका है, मेरे शब्द थम गए। मैंने उसे घरों के बीच छायादार खाली जगह में गायब होते हुए देखा। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह कहाँ जा रहा था या कहाँ से आया था। अंधेरे में जिज्ञासा मुझे फिर से ऐप पर ले गई, ये देखने के लिए कि मैं आखिर डिलीवर क्या कर रहा था। जब मैंने ऑर्डर देखा तो मेरी उलझन और भी बढ़ गई। सिर्फ इतना लिखा था, डैनी का, जहां आमतौर पर मुझे चेक करने के लिए चीज़बर्गर, फ्राइज और इसी तरह की चीजें सूचीबद्ध होती हैं। उन सवालों के बावजूद जो मेरी दृढ़ता को लगातार झकझोर रहे थे, इस अजीब डिलीवरी के लिए एक $150 सबसे बड़ा कारण था। मैंने डिलीवरी जारी रखने के लिए पिकअप के बाद स्लाइड करें बटन पर स्वाइप किया। इस खुलासे से मेरे अंदर हलचल सी मच गई। डिलीवरी का पता तो जैसे जंगल के बीचों बीच था। मैंने गाड़ी ड्राइव में डाली और हाईवे पर दिए गए निर्देशों का पालन करने लगा। सूरज पूरी तरह डूब चुका था, लेकिन रेडियो से आती धुनों ने मेरा मूड अच्छा बनाए रखा। सड़क पर बहुत कम लोग थे, इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था और इस काम के बाद जल्दी घर लौट सकता था। मील घटते गए, 15 से 10, फिर 5
ऑफ रैंप नजर आने लगा और हाईवे के दोनों ओर खड़े बड़े बड़े चीड़ के पेड़ रास्ते को और भी अंधेरा करते जा रहे थे जब मैं छोटी सड़कों पर मुड़ा। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर और आगे बढ़ता गया, मेरी बेचैनी भी बढ़ती गई। कई बार मेरी नजरें तेजी से चली गईं, मेरी सीट पर रखी संदिग्ध डबल बैग डिलीवरी की ओर। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई जब मेरे दिमाग ने दोनों ओर ऊंचे पेड़ों की घनी अंधेरी छाया में मुझसे चालें चलनी शुरू कर दी। जब मुझे लगा कि बैग हिला तो मैंने दोबारा ध्यान से देखा। ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ हिला है। जीपीएस पर आखिरी मोड ने मुझे बाईं ओर मुड़ने का इशारा दिया। ये मोड पक्की सड़क से हटकर एक कच्ची सड़क पर था जो जंगल के अंदर जा रही थी। मैं धीरे धीरे रुक गया और ऐप को दोबारा चेक किया। मन ही मन दुआ कर रहा था कि शायद कोई गलती हो गई हो। कभी कभी गलत पता भी लिखा होता है, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। मेरा गंतव्य घने चीड़ के जंगल में आधा मील अंदर था। मैंने मोड़ लिया और धीरे धीरे अंधेरे सुरंग जैसे रास्ते में चला गया जो झुके हुए पेड़ों के बीच से कटता था। घने बादलों के कारण मैं मुश्किल से ही आसमान देख पा रहा था। बस अंधेरा था जिसे शाखाओं जैसी टहनियों ने तोड़ रखा था। चेसिस के हर झटके और संकरी कच्ची सड़क के हर उबड़ खाबड़ पर यात्री सीट पर रखा वह भारी बैग जैसे फिर से हिलता हुआ महसूस होता था। मैंने अपनी नजरें सड़क पर गड़ा ली, ये तय करते हुए कि मैं उस बैग की ओर नहीं देखूंगा, जब मैंने स्टेपल डिनर बैग से हल्की सी आवाज आनी शुरू होते सुनी। एक ऐसी आवाज जो हल्की सी सांस लेने जैसी लग रही थी। जब तक मैं गंतव्य पर पहुंचा तब तक स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ने के कारण मेरी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैं पसीने से तर था जबकि शरद ऋतु की ठंडक मेरी कार और कपड़ों को पार कर चुकी थी। जंगल का यह हिस्सा सफर के बाकी हिस्सों से कम 10 डिग्री ज्यादा ठंडा लग रहा था। मैंने गाड़ी पार्क में डाली और ऐप की स्क्रीन की ओर देखा। मेरी हेडलाइट्स के अलावा यही एकमात्र रोशनी का स्रोत था जो कुछ मीटर आगे तक ही जाती थी। पता बताया गया था कि बाईं ओर है और निर्देशों में लिखा था दरवाजे पर छोड़ दें। वहां था, हालांकि वहां कोई घर नजर नहीं आ रहा था। ये जरूर किसी तरह की गड़बड़ी रही होगी। सबसे बढ़कर मैं अपने वाहन की सुरक्षा छोड़ना नहीं चाहता था। पूरी डिलीवरी ही कुछ गलत सी लग रही थी। इसमें कुछ भयानक था जिसने मुझे नहाने की तलब दिला दी थी। इसने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं इस स्थिति से, जिसमें मैं अनजाने में फंस गया था, चीखते हुए भाग जाऊं। मेरी नजर के कोने में मैंने बैग को हिलते हुए देखा और मेरे गले से एक घुटी हुई चीख निकल गई। मैंने जल्दी से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गया ताकि बैग में जो कुछ भी था उससे खुद को दूर कर सकूं। फिर मैंने अपने फोन की स्क्रीन पर मेन्यू ऐप खोला और ऑर्डर रद्द करें विकल्प ढूंढने लगा। मेरा स्कोर कम हो जाएगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं इस अजीब काम से बाहर निकल पाऊंगा जिससे मेरा अब कोई लेना देना नहीं था। मैं ऑर्डर रद्द करने की पुष्टि करने ही वाला था कि मेरी नजर दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा बहुत पुराना लग रहा था। उसकी मोटी लकड़ी की बलियाओं, पत्थर जैसी सफेदी, जैसे वह पूरी तरह से सख्त हो गया हो। उसका डिजाइन बहुत पुराना था। ऐसा लगता था जैसे वह किसी मध्ययुगीन यूरोपीय चर्च की दीवार पर होना चाहिए। काले स्टील की कुंडियां और चिटकनियां उस पर सजी हुई थीं, लेकिन सबसे खास बात वह थी जो गायब थी। दरवाजा जली हुई काली लकड़ी के फ्रेम में लगा था, लेकिन इसके अलावा वह किसी भी चीज से जुड़ा नहीं था। मैं उस संरचना को घूरता रहा और मेरी धड़कन तेज हो गई। डर और जिज्ञासा मेरे दिमाग में आपस में टकरा रहे थे। जैसे ही मैंने समझने की कोशिश की कि यह दरवाजा क्या है और यह यहाँ क्यों है, मैं झिझकते हुए उसकी ओर कुछ कदम बढ़ा और महसूस किया कि मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए हैं। हर कदम जो मैं उस अलग थलग दरवाजे की ओर बढ़ाता, तापमान और गिरता जाता। मैं उस अजीब चीज के चारों ओर घूमकर उसके पीछे झांकने लगा, और जैसा कि उम्मीद थी, उसके पीछे कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ों के अनगिनत तने थे। मैं यहां तक आ ही गया था और अब मैं बस अपने पैसे लेना चाहता था और यहां से निकल जाना चाहता था। कुछ गहरी सांसें लेकर मैं अपनी कार के पास लौटा और पैसेंजर दरवाजा खोला। दोनों हाथों से मैंने भारी डिलीवरी उठाई जो मेरी कांपती बाहों में हिल रही थी। वह हिली। अंदर से कुछ हाँफने और गरखलाने की आवाज आई, लेकिन मैं उस पार्सल को उस अजीब दरवाजे तक ले जाता रहा। जब मैंने दरवाजे के सामने सूखी पत्तियों पर बड़ा बैग रखा तो ठंड से मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैंने डिलीवरी की पुष्टि के लिए एक फोटो ली, फिर उसे पूरा करने के लिए स्वाइप किया, और इसके साथ ही मैं तेजी से अपनी कार की ओर भागा और जितनी जल्दी हो सका अंदर बैठ गया।
फिर मैंने एक शिशु की हल्की रोने की आवाज सुनी। मैंने देखा कि बैग हिल रहा था और अंदर से बाहर की ओर धक्का दिया जा रहा था। मैंने गाड़ी रिवर्स में डाली और पिच ब्लैक रोड पर वापस जंगल के बीचों बीच जाने लगा। इससे पहले कि मैं देख पाता, वह सड़ा हुआ काला हाथ लंबी सूखी उंगलियों के साथ उत्सुकता से बाहर की ओर बढ़ा। मैंने देखा कि उसने उस चीखते हुए डिलीवरी बैग को दरवाजे के पीछे उस असंभव जगह में खींच लिया जो असल में मौजूद ही नहीं होनी चाहिए थी। इस कहानी के समय मैं 23 साल की महिला थी जो चार्ल्सटन, साउथ कैरोलिना में रहती थी। मुझे पता है कि जिस तरह से मैंने ये कहा उससे ऐसा लगता है जैसे मैं अब महिला नहीं हूं। मैं हूं, लेकिन खैर ये मेरी कहानी है। मैं शहर की एक छोटी सी लॉ फर्म में पैरालीगल के तौर पर काम करती थी और हफ्ते में 5 दिन अपने लंच ऑनवर के दौरान मैं अपने कार्यस्थल के पास वाले उसी स्टारबक्स में कॉफी लेने चली जाती थी। मेरी नौकरी वाकई काफी दोहराव वाली थी और मेरा लंच टाइम रूटीन भी। मुझे लगता है ज्यादातर लोगों का ऐसा ही होता है। इसी वजह से मैं हर दिन कॉफी शॉप में वही चेहरे देखती थी, रोज रोज। ये एक छोटी सी दुनिया जैसी थी। वहीं के वही बारिस्ता भी हमेशा मौजूद रहते थे। वहां एक लड़का था जो हर वीकडे वहां काम करता था। उसके टैग के अनुसार उसका नाम रैंडल था। वह लगभग 6 फुट लंबा था, साधारण कदकाठी। उसके बाल बहुत छोटे और हल्के लाल रंग के थे, क्रू कट जैसा कि आप कह सकते हैं। कोई खास निशान नहीं, आकर्षक नहीं था लेकिन पूरी तरह से अनाकर्षक भी नहीं था। बस एक ऐसा लड़का जो भीड़ में घुल मिल जाता है। आप जानते हैं, स्टारबक्स में वे कप पर नाम लिखने के लिए आपसे नाम पूछते हैं। तो शुरू के कुछ बार जब रैंडल ने मेरा ऑर्डर लिया, उसने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैं कहती स्टेफनी। वह मुझे इतनी बार देखता था कि शायद उसने मेरा नाम याद कर लिया था। हर दिन मैं काउंटर की ओर जाती थी और हर दिन रैंडल मेरा ऑर्डर लेता था। नाम बताने की जरूरत नहीं थी, वह बिना पूछे ही कप पर मेरा नाम लिख देता था। हालांकि कुछ हफ्तों बाद रैंडल ने मुझसे फ्लर्ट करना शुरू कर दिया, शायद मौखिक रूप से नहीं बल्कि कप पर लिखने के जरिए। उसने मेरे नाम में आई के ऊपर छोटे छोटे दिल बनाने शुरू कर दिए और कभी कभी मेरे नाम के बाद भी कुछ दिल बना देता था। ध्यान रहे, मैंने कभी इस लड़के से असल में बात नहीं की थी, खैर अपना ऑर्डर देने के अलावा। कोई दोस्ताना बातचीत या कुछ भी नहीं। मेरा मतलब है मुझे अच्छा लगा और सब, लेकिन मैं दिलचस्पी नहीं रखती थी। अजीब बात यह थी कि हर बार जब मैं वहां जाती थी, उसने कभी मेरे ऑर्डर लेने के अलावा मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और न ही कभी इस बात का जिक्र किया कि वह अपनी लिखावट में ये फ्लर्टिंग वाले संकेत जोड़ रहा है। असल में उसके चेहरे पर कभी कोई भाव ही नहीं दिखता था, न मुस्कान, न भौहों की कोई हरकत। एक तरह से वह बिल्कुल रोबोट जैसा था। आप सोचते कि शायद यह सब मुझे बाहर बुलाने की तैयारी है या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वह काउंटर पर हमेशा पेशेवर तरीके से ही पेश आता था और इसके अलावा कभी कुछ नहीं कहता था। बस पूछता था, आपको क्या चाहिए, और ये $50 होंगे। इसके बावजूद वह हर बार जब भी मेरा नाम लिखता, उसमें छोटे छोटे दिल बनाता रहता था। समय के साथ उसने मेरे नाम के बाद छोटे छोटे किस के निशान भी जोड़ने शुरू कर दिए। इससे मुझे थोड़ी असहजता महसूस होने लगी थी, लेकिन शायद वह थोड़ा अजीब था और यह सब वह अपने नियमित ग्राहकों के लिए भी करता होगा। मैंने इसे बस स्वीकार कर लिया और नजरअंदाज कर दिया, यानी तब तक जब तक वह दिन नहीं आया। उसने कप पर अपना फोन नंबर भी लिख दिया, साथ में एक छोटी सी आंख मारती हुई स्माइली भी बना दी और एक स्पीच बबल में लिखा था, मुझे कॉल करो। मैं तुरंत काउंटर पर रैंडल के पास वापस गई और चुपचाप और शालीनता से उसे मना कर दिया, यह बताते हुए कि मैं उसकी तारीफ से खुश हूं, लेकिन अभी मेरे लिए सही समय नहीं है। बस एक छोटी सी सफेद झूठ। हमेशा की तरह उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य रहा, कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने बस ठीक है कहा और अपनी नजरें फेर लीं। यह बहुत अजीब था। मैं आमतौर पर अपनी कॉफी लेकर चली जाती हूं, लेकिन उस खास दिन मैं सच में बहुत तेजी से वहां से निकल गई। उस दिन के बाद से मैंने कहीं और से कॉफी लेने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। लेकिन सच कहूं तो मुझे स्टारबक्स की कॉफी बहुत पसंद थी और पास में दूसरा कोई था भी तो वह 10 मिनट और दूर था। मैंने सोचा कि हम दोनों ही वयस्क हैं और इस स्थिति को अजीब बनाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वहीं जाती रही। रैंडल हमेशा की तरह पत्थर जैसे चेहरे के साथ ही रहा। सौभाग्य से उसके बाद कॉफी कप पर दिल के निशान आना बंद हो गए और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। समय बीतता गया और एक वीकेंड
मैंने एक और लड़के के साथ लंच डेट पर जाने के लिए हाँ कर दी, जिससे मैं मिली थी। हम दोनों की दिनचर्या बहुत व्यस्त थी, लेकिन हम एक दूसरे के पास ही काम करते थे और हमारे लंच का समय भी एक जैसा था, तो हमारे लिए 1 घंटे की छोटी सी कॉफी और बातचीत करना समझदारी थी। हमने तय किया कि स्टारबक्स एक अच्छा कैजुअल जगह होगी। मैंने रैंडल वाली पूरी स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। मैं वहां पहुंची और जिससे मैं मिलने वाली थी वह लड़का पहले ही टेबल ढूंढ चुका था। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया। वह मुझसे पूछता है कि मैं क्या पीना चाहूंगी और एक जेंटलमैन की तरह काउंटर पर ऑर्डर देने चला जाता है। मैं टेबल पर बैठकर इंतजार करती हूं। जब वह कॉफी लेकर वापस आता है तो मेरा डेट मुझसे कहता है, कमाल है, जिसने मेरा ऑर्डर लिया उसका तो असली एटीट्यूड प्रॉब्लम है। मैं मुड़कर देखती हूं कि वह किसके बारे में बात कर रहा है। रजिस्टर के पास खड़ा हम दोनों को घूरता हुआ रैंडल था। उसके चेहरे पर गहरी गुस्से की झलक थी, जैसे किसी को अभी अभी धोखा मिला हो। यह पहली बार था जब मैंने उस आदमी के चेहरे पर कोई भी भावना देखी थी। हाँ, उसने तो मुझसे यह भी नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए, बस गुस्से से मुझे घूरता रहा और मेरे हाथ से पैसे झपट लिए। कुछ लोग परेशान करने वाली बात यह थी कि हम अपनी कॉफी साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि वे मग में आई थीं, टेक आउट कप में नहीं। हम बस वहां बैठे रहे, एक सामान्य डेट की कोशिश करते हुए। इसी दौरान रैंडल लगातार काउंटर से हमें घूरता रहा, बस तभी नजर हटाता जब कोई ऑर्डर देने आता। मेरी जिंदगी की सबसे अजीब डेट के बाद, जिसका श्रेय रैंडल को जाता है, हम दोनों उठे और कहा कि हम संपर्क में रहेंगे और फिर अपने अपने कार्यस्थलों पर वापस चले गए। मैं कहना चाहूंगा कि रैंडल बस एक अजीब और नुकसान रहित इंसान था। मैं कहना चाहूंगा कि यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन दोनों ही मामलों में मैं झूठ बोलूंगा। उसी रात मैं अपने अपार्टमेंट में अकेला बैठा था, टीवी देख रहा था, काम के बारे में, अपनी अजीब डेट के बारे में, चुकाने वाले बिलों के बारे में और जिंदगी के बारे में सोच रहा था। अचानक मेरे दरवाजे पर जोर जोर से घबराहट भरी दस्तक होने लगी। मैं उठा और झरोखे से बाहर झांका। दूसरी तरफ रैंडल था। क्या वह तुम्हारे साथ अंदर है? यह क्या बकवास है? वो यहां क्या कर रहा था? और भी बड़ा सवाल, उसे कैसे पता चला कि मैं कहां रहता हूं? मुझे पता है कि तुम अंदर हो, मुझे यह भी पता है कि वो भी वहीं है, तो जवाब दो मुझे। मैं डरा हुआ और उलझन में था। रैंडल, तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? यहां से चले जाओ। दरवाजे का हैंडल हिलने लगा जब उसने दूसरी तरफ से उसे आजमाया। शुक्र है जब मैं घर आया था तो मैंने दरवाजा लॉक कर दिया था। फिर धड़ाम उसने अपने पूरे शरीर का वजन मेरे दरवाजे पर फेंक दिया। वो पागल सच में अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। एक और जोरदार धक्का, फिर एक और। हर बार जब वो दरवाजे पर चोट करता मेरा दरवाजा उछल जाता था। उसके बाद जैसे मेरी बॉडी ऑटो पायलट मोड में चली गई। मैंने अपने किचन से एक चाकू उठाया और अपने अपार्टमेंट के दूसरे छोर पर बने बाथरूम में भाग गया। मैंने खुद को वहां बंद कर लिया और पुलिस को फोन किया। जितना शोर वो मचा रहा था, मुझे यकीन है कि मेरे कुछ पड़ोसियों ने भी पुलिस को फोन किया होगा। हालांकि उनमें से कोई भी उसे रोकने के लिए बाहर नहीं आया और मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता। रैंडल ने मेरे मुख्य दरवाजे पर करीब 10 मिनट तक जोर जोर से धक्के मारे, तब जाकर दरवाजा टूटा। शुक्र है दरवाजा काफी मजबूत था और वो कोई सुपरस्टार एथलीट भी नहीं था। फिर भी मैं उसे अपने अपार्टमेंट में सुन सकता था और मैं अपने बंद बाथरूम में छुपा हुआ अपनी डर को दबाने की कोशिश कर रहा था। खुशकिस्मती से पुलिस उसके अंदर घुसने के थोड़ी ही देर बाद आ गई। मैं उन्हें सुन सकता था। वे उसे चिल्लाकर कह रहे थे कि वहीं रुक जाओ। लेकिन जब मेरा दिल सच में बैठ गया, जब मुझे असली झटका लगा, वो तब था जब मैंने एक पुलिस अधिकारी को कुछ चिल्लाते हुए सुना, जो मैंने सुनने की उम्मीद नहीं की थी। हथियार नीचे रखो। जैसा कि बाद में पता चला, रैंडल अपने हाथ में बंदूक लेकर आया था। मेरे यहां आने से पहले वह चार्ल्सटन के एक और इलाके में एक और घर में घुस चुका था, यानी उसी घर में जिसमें मेरी पिछली डेट रहती थी। उसने एक खिड़की तोड़ी, अंदर घुसा और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। उसने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन वह वहां चोरी करने नहीं गया था। सौभाग्य से उस रात मेरी डेट घर पर नहीं थी, वह अपने दोस्तों के साथ बाहर था। फिर रैंडल मेरे घर आया, यह सोचकर कि मेरी डेट वहीं है। उसे लगा कि हम दोनों एक कपल हैं। पता चला रैंडल महीनों से मेरा पीछा कर रहा था। हमेशा दूर से छाया में छुपकर मुझे देखता रहता था। वह मुझसे जुनूनी हो गया था।
क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत नियमित थी और मैं बहुत अनुमानित था, इसलिए उसके लिए मुझे ट्रैक करना आसान था। वह अपने खाली समय में मेरा पीछा करता था और उसकी अपनी स्वीकारोक्ति के अनुसार रात में मेरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बाहर खड़ा रहता, मेरी खिड़की की ओर देखता और मुझे चौंकाने के बारे में सोचता था। उस रात से पहले उसने तय किया कि ऐसा करना बहुत डरावना होगा। कम से कम उसमें इतनी समझ तो थी शायद। रैंडल को सजा मिली। उसके धमकी भरे व्यवहार के लिए उसे 5 साल की सजा हुई। मेरे हिसाब से यह काफी नहीं है, लेकिन कम से कम अब मैं उसे स्टारबक्स में नहीं देखूंगी। मैंने उसके बाहर आने के बाद के लिए एक रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लिया है और उसने मुझे ढूंढ न सके, इसलिए मैंने अपनी फर्म और अपार्टमेंट भी बदल लिए हैं। फिर भी अगर उस रात मेरा डेट घर पर होता तो क्या होता? अगर पुलिस उतनी जल्दी नहीं पहुंचती तो क्या होता? मुझे नहीं लगता कि मैं इन सवालों के जवाब जानना चाहती हूं। उसने वास्तव में कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अभियोजक यह साबित नहीं कर सके कि उसकी बुरी मंशा थी। तो मैं समझ सकती हूं कि जज ने उसे इतनी कम सजा क्यों दी, लेकिन मेरे दिल में मुझे पता है कि वह अब मारने ही आया था। मैं बस यही चाहती हूं कि मुझे रैंडल फिर कभी ना देखना पड़े।